Jai Hind students, this video for class 10th and today we are going to start a lesson number 17, economic problems and challenges, poverty and unemployment. So dear students, the Indian economy and India the social has a many challenges and many social problems has also, and the economic problem has also, the India has facing the problem. Among them the population growth, price rise, terrorism, inflation, economic that is the damages, economic that types of. So these are, that is a different types of the many types of the economic challenges and the many types of the economic problems also, and the challenges also, social problems also, and the social challenges also. In this lesson we will discuss the two main of economic problems of our nation, that is the पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. एक गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे से वो कनेक्टेड है. जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ऑटोमेटिकली वो पॉवर्टी के तरफ वो चले जाएंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द पॉवर्टी ऑफ आवर नेशंस. सो फर्स्ट द डेफिनेशन, दैट इज हु इज कॉल्ड द पुअर पर्सन. व्हाट इज द पॉवर्टी? पॉवर्टी दैट मीन्स अ पर्सन दैट इज डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर बेसिक नेसेसिटी for just like as a food, cloth, shelter, education facility, medical facility, health facility. ऐसी जो मेन फैसिलिटी है जिसके ऊपर उसका जन्म से अधिकार है, जिसके ऊपर अधिकार है, उसका गवर्नमेंट को उसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो नहीं हो पा रही, दैट टाइप्स ऑफ द पर्सन वी कैन कॉल, दैट इज द पुअर पर्सन. और उसके लिए हमारे देश के अंदर एक लाइन तय की गई है और उसको बोलते हैं दैट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल पर्सन. सो सम कैरेक्टराइज वी विल स्टडी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पुअर पर्सन, द बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमंग देम द पर्सन डू नॉट गेट अ मील्स अ डे, टू मील्स अ डे, कि दो वक्त का जिसको खाना नहीं मिलता पूरे दिन के अंदर, उसको हम इस कैटेगरी के अंदर उसको हम कंसीडर कर सकते हैं. द पर्सन हैज ऑल्सो नॉट ड्वेलिंग प्लेसेस, दैट इज अ शेल्टर, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, दीज आर द मेन थ्री थिंग्स. जिस पर्सन को दो वक्त का खाना नहीं मिलता, सेकेंड नंबर उसको ड्वेलिंग्स नहीं है, उसकी अपनी खुद का घर नहीं है, खुद की वसाहत नहीं है, दैट टाइप्स ऑफ द पर्सन कैटेगराइज एज द बीपीएल पर्सन. They have forced to live in the shabby and the slums area. उनको मजबूरन झुपड़पट्टियों के अंदर, कोई शैबीज मतलब कोई ऐसे गंदे एरिया के अंदर, कोई सड़कों के ऊपर रहते हैं, कोई सिग्नल के नीचे भीख मांगते हैं, कोई कहीं पे भी अपना जो वो है वो अपना बसेरा बना देते हैं. तो जनरली हमारे देश के अंदर देखा जाता है स्लम्स एरिया, और एशिया की सबसे बड़ी झुपड़पट्टी वो हमारे देश के अंदर है. वो हमारे लिए बहुत ही एक शर्म की बात है जो मुंबई के अंदर आई हुई है, धारावी झुपड़पट्टी. तो ऐसे जो पर्सन है दैट इज फोर्स टू लिव इन द शैबी, ऐसे गंदे एरिया जो होते हैं स्लम्स एरिया में रहने के लिए वो मजबूर होते हैं. नेक्स्ट दैट इज अ लेस इनकम. उनका जो इनकम जो होता है वो होता ही नहीं है, या तो फिर बहुत ही एकदम कम होता है, लेस इनकम. द लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन इज ऑल्सो द लेस एट द नेशनल. जो नेशनल हमारा जो एवरेज लाइफ स्पैन है ऑफ अवर नेशन वो 64 इयर्स एज का हमारा लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अवर नेशन. भारत का एक पर्सन एवरेज 64 इयर्स जीता है, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन के जो लोग हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो देश के लाइफ स्पैन से भी बहुत ही कम है. 64 एवरेज है, लेकिन उनका जो गरीब लोगों का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो उससे भी कम है. इलिटरेट, वो एक कॉमन उसके अंदर बात है इलिटरेसी. उनके अंदर इलिटरेसी रेट, जो अक्षर ज्ञान नहीं होता उनके अंदर. दे आर ऑल्सो द सफरिंग फ्रॉम द डिजीज एंड माल न्यूट्रिशन. वो बहुत ही मतलब गरीब जो लोग हैं वो जो माल न्यूट्रिशन, उनको जो पोषण क्षम आहार नहीं मिल पाता, अलग अलग प्रकार के जो डिसीज से उनसे वो पीड़ित रहते होते हैं. एट द स्टडी टाइम ऑफ द एज द चिल्ड्रन गो टू फॉर द वर्क बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली ऑन द शोल्डर ऑफ सम टाइम ऑन द चिल्ड्रन. जैसे नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली के अंदर या तो
रिच मिडिल क्लास या तो रिच फैमिली के अंदर जो इनकम जनरेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर के जो हेड पर्सन होते हैं उनके ऊपर होती है, लेकिन गरीब घरों के अंदर बच्चों के ऊपर भी कभी कभी पूरे घर की जिम्मेदारी हो जाती है. सो एट द एज ऑफ स्टडी दे आर फोर्स टू गो फॉर द लेबर वर्क, जो चाइल्ड लेबर बोलते हैं. तो गरीब परिवार के अंदर ऐसे ही जो है वो समस्याएं हमने देखी है कि भाई पढ़ने की उम्र में वो लोग काम पे जाते हैं, फोर्स टू लेबर. द दैट थ्रेट इज ऑल्सो द हाई. गरीब परिवारों की संख्या के अंदर जो मृत्यु दर है, मरने की जो संख्या है वो भी हाई रहती है, जो एवरेज नेशन की होती है. सो दीज आर दैट इज रिगार्डिंग अबाउट द below poverty line persons, some points of the below poverty line. Now the efforts made by the government to reduce this BPL, इस लाइन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए गए हैं, एक तो सबसे पहले है अंत्योदय फैमिली योजना बनाई गई गवर्नमेंट ने. अंत्योदय फैमिली एक हिंदी और एक संस्कृत वर्ड है, अंत्य प्लस उदय. अंत मतलब लास्ट में और उदय मतलब उसका राइजिंग होना, उसको अपलिफ्टमेंट करना. देश का अंदर लास्ट पर्सन मतलब पुअर पर्सन का भी उदय करना, उसकी और उसकी फैमिली को अपलिफ्टमेंट करना. ऐसी गवर्नमेंट ने योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत बहुत सारे जो उनको बेनिफिट्स और बहुत सारे जो लाभ है उनको मिलते रहते हैं. फिर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द FPS, फेयर प्राइस शॉप्स, जिसको हम बोलते हैं भाई रेशनिंग की दुकान. नॉर्मली जो आप समझते हो भी राशन की दुकान, जो गवर्नमेंट की जो रेशनिंग की दुकान होती है वो, तो गवर्नमेंट ने फेयर प्राइस शॉप्स खोले जहां पे उनको बहुत ही कम दामों में, बहुत ही सस्ते दामों में और कभी कभी सब्सिडी रेट पर या तो फ्री में उनको जो प्रोविजंस आइटम्स है, जो फूड ग्रेन्स है, उनको वहां पे मिलते हैं फ्री में या तो सब्सिडी रेट में. एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ट्राई टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ दैट पीपल. गवर्नमेंट ऐसे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उसको अपलिफ्टमेंट करने के जो ये है एफर्ट्स कर रही है. सो दीज आर द एफर्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द पॉवर्टी. पॉवर्टी को मेजरमेंट करने के लिए दो हमने जो पॉइंट चुने हैं, एक्सपेंडिचर एंड द इनकम. कि जनरली ये समझने वाली बात है कि भाई गरीबी को मेजरमेंट कैसे की जाए, कैसे उसके लिए, जैसे हमारा जो कोई अगर वेट है, कोई वाटर है, कोई लिक्विड है, सॉलिड है, तो उसके लिए तो मेजरमेंट है. लेकिन ये जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दैट इज द पॉवर्टी, जो ऐसे दिखाई नहीं देता, ऐसी वो चीज है. तो उसको किस तरीके से पॉवर्टी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका किस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं. तो एक तो पहले एक्सपेंडिचर और इनकम. इनकम कितना है और खर्चा कितना है. अगर इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है तो वो पॉवर्टी लाइन के बहुत ही वो नजदीक है, वो पॉवर्टी, वो पुअर पर्सन गिना जाता है. सो इसकी वजह से दो प्रकार के जो कैटेगरी को डिसाइड किया गया, दैट इज द एब्सोल्युटली पुअर एंड द रिलेटिवली पुअर. ऐसे दो प्रकार के जो पॉवर्टी को मेजरमेंट किया गया, दैट इज द एब्सोल्यूट पुअर एंड द रिलेटिव पुअर. तो ये क्या है? एब्सोल्यूट पुअर मतलब दैट इज द पर्सन डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक नेसेसिटी. एकदम एब्सोल्यूट पुअर है, जिसके पास ना तो खुद का घर है, ना पहनने के कपड़े उसको बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, दो वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है, अपना घर तो होता ही नहीं है. दैट इज एब्सोल्युटली पुअर. एंड नेक्स्ट दैट इज द रिलेटिवली पुअर. रिलेटिवली जो पुअर है वो रिलेटिवली पुअर मतलब कंपेयर टू द अदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल 3 पर्सन है, ए, बी और सी. ए का जो इनकम है वो 10,000 है, बी का इनकम जो है 20,000 एंड सी का इनकम है वो है 30,000. तो सी जो पर्सन है जो 30,000 कमाता है, उसके कंपेयर में जो ए और बी जो वो है पुअर है. हालांकि वो 10,000 20,000 कमाते हैं, लेकिन सी के कंपेयर में वो कैसे है? पुअर है सापेक्ष में. सी 30,000 कमाता है, वो 10,000 से और 20,000 से ज्यादा है. कोई पर्सन 50,000 कमाता है महीने के अंदर, तो 50,000 रुपीज कमाता है, और कोई पर्सन है वो लाख रुपया कमाता है. तो 50,000 वो भी एक अच्छी इनकम है, लेकिन 1 लाख की इनकम के सामने वो कैसा है? वो पुअर है. 1 लाख के सामने उसकी इनकम कम है. दैट इज कॉल्ड द रिलेटिवली पुअर. रिलेटिव सापेक्ष में, उसके अंदर आप, मैं, सब लोग आ गए, क्योंकि हम किसी ना किसी के कंपेयर में हम तो पुअर होंगे ही. तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द, that is the main poverty, absolute poor and the relative poor.
नेक्स्ट हम थोड़ा डेटा स्टडी करते हैं, दैट इज द पॉवर्टी इन इंडिया। द पॉवर्टी इन इंडिया, यहां पे कुछ परसेंटेज है जो जिस पे ध्यान रखना, इट कैन बी आस्क्ड एज ऑब्जेक्टिव्स इन योर एग्जाम्स। तो 2011-12 की बात करें, दैट इज अ PCI, इट इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। तो 2010-11 पर कैपिटा इनकम जो रूरल एरिया का एक कैटेगरी तय किया गया, जैसे रूरल एरिया होता है और एक अर्बन एरिया, मतलब ग्रामीण एरिया और शहर के एरिया। तो एक फैमिली जो है वो पूरा अपना मंथली 816 रुपीज अगर वो उसको एक्सपेंडिचर है और उसका जो इनकम है 4080 रुपीज तय किया गया। तो 5 पर्सन का एक परिवार है, तो एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर गिना गया मिनिमम, दैट इज द 816 रुपीज। तो 5 जनों के लिए चाहिए 4080 रुपीज। तो वो फैमिली जो है वो अपना एक्सपेंडिचर अच्छी तरीके से वो निभा सकते हैं। और शहरों के लिए तय किया गया फॉर द अर्बन एरिया 1000 पर पर्सन, दैट इज द 5000। ये 2011-12 का जो डेटा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा एक प्रकार का अनुमान लगाया कि भाई एक पर्सन के पीछे 1000 रुपए एक्सपेंडिचर खर्च होना चाहिए। तो 5 पर्सन का फैमिली है तो उनके घर के अंदर 5000 रुपीज मंथली इनकम होनी चाहिए। सो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द पर कैपिटा इनकम। अगर हम पॉवर्टी का अगर डेटा देखें 2010, 2009, 10, 11, 12 का डेटा देखें तो 2009 में जो हमारे देश के अंदर जो पॉवर्टी जो थी 2009 में वो थी 29.8% पीपल, दैट इज द पुअर पर्सन। तो उसको अगर हम पॉपुलेशन में अगर गिने तो 35.47 करोड़ पीपल, 29.8%, अगर उसको पॉपुलेशन में अगर देखें तो 35.7 करोड़। 2009-10 के अंदर जो वो बढ़ के हो गए 32.7%। 2009 का था और ये 2009-10 उसके एक साल बाद 32.7%। उसको अगर पॉपुलेशन में अगर देखें तो 45.6 करोड़ पीपल, दैट इज द पुअर पीपल इन आवर नेशन। फिर 2011-12 का डेटा के हिसाब से इन 2011-12 के हिसाब से हमारे देश के अंदर जो परसेंटेज थे पॉवर्टी वो थे 21.9%, दैट इज द पुअर पीपल। तो उसको पॉपुलेशन में हम उसको अगर देखते हैं तो दैट इज द 27 करोड़ पीपल। 2011-12 के डेटा के हिसाब से 27 करोड़ जो लोग हैं वो हमारे देश के अंदर गरीब है। और उसके अंदर चौंकाने वाली बात यह है कि भाई वो 27 करोड़ में से जो 21.65 करोड़ वो सिर्फ ग्रामीण एरिया के अंदर है, दैट मीन्स इन द रूरल एरिया। 21.65 करोड़ जो परसेंटेज होते हैं 25.7 करोड़। और बाकी के जो 5.5 करोड़ बचे 5.28 करोड़ वो है शहर के गरीब। मतलब 27 करोड़ में से जो 21 करोड़ है वो गांव के अंदर के गरीब है और बाकी के जो 5-5.5 जो करोड़ है वो शहर के अंदर है। इन शॉर्ट, इन द रूरल एरिया द पॉवर्टी इज वेरी इंक्रीजिंग, द मोर द पॉवर्टी इन द रूरल एरिया, दैट इज इन द विलेजेस। अगर स्टेट के हिसाब से अगर डेटा देखें तो हमारे देश का जो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसके अंदर सबसे ज्यादा पॉवर्टी है 36.93%। छत्तीसगढ़ के अंदर है। उसके अंदर गोवा अगर देखें तो गोवा के अंदर सबसे कम गरीबी है, वो है ओनली 5.9%, मतलब 5% इन गोवा। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर है 16.63%, दैट इज द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी जो है गुजरात के अंदर 16.63%, मतलब 70% के आजू-बाजू। और देश के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, आसाम, यूपी, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ये सारे स्टेट्स के अंदर ऑल द स्टेट्स हैव द पॉवर्टी मोर देन 30%। 30% से भी ज्यादा ये सारे स्टेट्स के अंदर मोर देन 30%, और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो है छत्तीसगढ़ है। सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एजुकेशन, लैक ऑफ द नॉलेज, इलिटरेसी, स्किल जो है वो प्रॉपर उनके अंदर नहीं है,
प्रॉपर बेनिफिट्स उनके अंदर नहीं पहुंच पाता, हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किया जाता। जैसे एंशिएंट इंडिया अगर देखे तो एंशिएंट इंडिया वाज अ वेरी प्रॉस्पेरस कंट्री, भारत गोल्डन बर्ड था, सोने की चिड़िया थी, गरीबी का यहाँ पे नामो निशान नहीं था। लेकिन बाद में आक्रमणखोरों 1000 साल भारत जो है वो अलग अलग विदेशी आक्रमणों के अंदर में रहा, और उसके बाद की जो परिस्थिति डेवलपमेंट हुई आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो उसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज का बराबर यूटिलाइज नहीं किया गया, प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया गया, स्किल जो है वो डेवलपमेंट नहीं, प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिवली नहीं हुए, लिटरेसी जो रेट है वो हमारे देश का जो है वो प्रॉपर नहीं, लिटरेसी ज्यादा है, लैक ऑफ द नॉलेज, लैक ऑफ द गाइडेंस, तो ये सब रीजन मिलाकर होता है, दैट इज द पॉवर्टी इन आवर नेशंस। तो देश के अंदर ऐसे रूरल पुअर एंड द अर्बन पुअर, ग्रामीण गरीब और शहर गरीब, जैसे गरीब तो गरीब ही होते हैं, लेकिन यहां पे हम उसको इकोनॉमिकल दृष्टि से उसके दो, यहां से हम पार्ट दो, मतलब दो हिस्सों में उसको हम देखते हैं, एक ग्रामीण गरीब और एक शहरी गरीब। तो रूरल जो पुअर होते हैं ज्यादातर जो फार्मर्स होते हैं, कोई आर्टिसंस होता है, कोई लेबरर्स होते हैं, और कोई इस प्रकार से कोई लैंडलॉर्ड्स के वहां पे अपनी सारी जो जमीन गिरवे पे रखे हुए होते हैं, ऐसे फार्मर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं। तो ज्यादातर शहर गांव के जो गरीब होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। शहर के जो गरीब है वो हमको हर जगह पे दिखाई दे सकते हैं, वो कभी इनकम आ जाए तो वो उनकी परिस्थिति अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई रिक्शा चलाता है, कोई ढाबा के अंदर काम करता है, कोई चाय की किटली के वहां पे काम करता है, कोई फैक्ट्री के अंदर काम करता है, कोई सफाई का काम करता है, कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस करता है, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। तो शहरों के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ द पॉवर्टी वी कैन सी, कि अलग अलग फील्ड के अंदर जो छोटी मोटी मजदूरी करने से लेकर चाय की किटली पर काम करने वाले, चलाने वाले, ढाबे के अंदर काम करने वाले, रेस्टोरेंट के अंदर काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, तो ये सारे जो है वी कैन कंसीडर एज द अर्बन पुअर। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द रूरल पुअर एंड द अर्बन पुअर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट इज अ रीजन फॉर पॉवर्टी। तो ये गरीबी का रीजन क्या है, क्यों ये गरीबी जो है वो देश के अंदर इतनी, जो गरीब हमारा जो देश, क्यों, उसका कारण क्या है, विच फैक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल। तो फर्स्ट दैट इज द इनसफिशिएंट डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर। लेसन 10 में हमने देखा कि भाई भारत का वो 60% से भी ज्यादा जो लोग हैं वो कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर लेसन 10 में स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बिकॉज ऑफ द वेरी फेवरेबल कंडीशन, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द स्किल, लैक ऑफ द गाइडेंस, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हम इतना जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए, इनसफिशिएंट डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर। क्योंकि गांव के अंदर हमने देखा भाई गांव के अंदर सबसे ज्यादा गरीब है, 27 करोड़ में से 21 करोड़ लोग तो गांव के अंदर है हमारे देश के अंदर। तो गांव का भी मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, तो गांव को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट इज इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर इन द विलेजेस। लैक ऑफ द अल्टरनेट ऑप्शन ऑफ द एग्रीकल्चर। इंडिया इज ए एग्रीगेरियन कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। चाहे हम कितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे बनाए, कितनी भी गिफ्ट सिटी बना दे हम, कितने भी हम इसरो या कितने भी हम उसको डेवलपमेंट कर ले, लेकिन भारत का जो, जिसको बोलते हैं ना बाप दादा का धंधा, तो भारत का मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। और उस एग्रीकल्चर के अंदर लैक ऑफ अल्टरनेट, फिर उसके सामने अपने अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है देश के अंदर, फिर उसके सामने हमारे सामने बहुत रोजगारी के कोई बहुत ही बड़े कोई क्षेत्र हो, हालांकि उसको हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतने उसके अल्टरनेट ऑप्शंस है नहीं। लैक ऑफ द नॉलेज एंड द इलिटरेसी, कम पढ़े लिखे देश के अंदर लोग हैं, या तो लिटरेसी रेट है वो देश के अंदर ज्यादा है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल, कभी कभी नॉलेज होता है लेकिन स्किल नहीं होती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता। लिटरेसी रेट जो हमारा देश के अंदर, हमारा लिटरेसी डेफिनेशन तय किया गया अभी, कोई भी पर्सन 6 या 7 इयर्स का जो पर्सन कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ना लिखना या समझना आता है, दैट इज अ लिटरेट पर्सन। तो बहुत ही हमारा नैरो डेफिनेशन है लिटरेसी का जो है। तो देश के अंदर जो है वो समझदार लोग, जिसको बोलते हैं दैट इज अ क्वालिटी पीपल। पब्लिक दो प्रकार की होती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी।
क्वालिटी पीपल 135 करोड़ के देश के अंदर आपको बहुत ही कम ऐसा रेशियो मिलेगा, दैट इज द क्वालिटी पीपल। तो ऐसे जो लोगों की देश के अंदर बहुत ही कमी है, लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग वी कैन। और नेक्स्ट पॉइंट इज द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स सिस्टम एंड द ट्रेडिशन ऑफ अवर नेशन। कभी कभी कास्टिसिज्म, ज्ञाति प्रथा, कि कभी कभी कुछ ज्ञाति को हमने जातिवाद और ये जो है वो हम सोशल प्रॉब्लम से हमारे, वो हम एक आगे के लेसन में हम एक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग अबाउट द सोशल प्रॉब्लम। तो कास्टिसिज्म के कभी कभी जातिवाद और ये सब जो है वो देश के अंदर ये भी एक उसका जो है वो हम इनडायरेक्ट इफेक्ट कह सकते हैं। एंड द ऑर्थोडॉक्स एंड द ट्रेडिशंस ऑफ अवर नेशन, कि कुछ ऐसी मान्यता, कुछ ऐसी रूढ़िगत परंपराएं, फॉर एग्जांपल कोई गांव के अंदर कोई एक पर्सन है और उसको 3-4 बेटी है और उसके पास सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है। अभी उसको बेटियों की शादी करवाने और शादी करवाने का बहुत ही खर्चा, और बेटियों को देने के अंदर जो डाउरी सिस्टम अभी भी हमारे समाज में है, जो करियावर के रूप में या कन्या को जो भी हम देते हैं पैसा, और वो भी डाउरी, हालांकि इट इज द ऑफिशियली बैन है, लेकिन देश के अंदर ये परंपरा चलती रहती है कि बेटी को शादी करवाए तो इतना उनको देना पड़ता है, इतना फिक्स अमाउंट देना पड़ता है, कुछ ऐसा चीजें उनको खरीद कर लानी पड़ती है। तो ये सारे जो सिस्टम है जिसकी वजह से एक पर्सन लाइफ के अंदर सिर्फ लाइफ के जो व्यवहारिक कामकाज करने में ही अपनी सारी जो इकोनॉमी है वो खर्च हो जाती है, कि बेटियों को शादी करवाना और उसको अच्छे घर ढूंढना और उसको शादी का खर्चा, वो बेटी को देने के लिए जो खर्चा, तो ये सारा हमारा जो एक सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर पॉवर्टी वो जनरेट करता है। द इग्नोरिंग ऑफ द इकोनॉमिकल पॉलिसी while the making, next point is the whenever the government is the making the economical policy of our nation, so ignore of the poor people, कि जब भी हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी जब बन रही होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे देश के अंदर जब तय होती है, तब पुअर पर्सन को, मिडिल क्लास पुअर को, खास करके मिडिल क्लासों को इग्नोर किया जाता है। उनकी जो जरूरत की जो बातें हैं वो साइड में रखी जाती है, और दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग या तो इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर ज्यादा इकोनॉमिक फोर्स दिया जाता है। पुअर पर्सन को इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो है उसको इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट, दैट इज इंकरेजमेंट ऑफ द कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स हमने देखा लेसन नंबर 10 के अंदर, फूड ग्रेन्स है, कैश क्रॉप्स है, हॉट बेवरेजेस है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऐसे जो क्रॉप्स है, उसके अंदर जो कैश क्रॉप्स मतलब रोकड़ या पाक, जिसको पाक जो अगर हम उसको खरीद बेचने के लिए जाते हैं तो उसके तुरंत हमको उसको अमाउंट मिलती है अच्छी खासी, जो फार्मर जो है उसके अंदर पैसे कमाता है। तो इसकी वजह से फूड ग्रेन्स जो है वो जरूरी जो नेसेसिटी वाले जो फूड ग्रेन्स है, जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, मिलेट है, तो ऐसे जो क्रॉप्स है उसको इग्नोर करके ओनली एनकरेजमेंट ऑफ द कैश क्रॉप्स। भाई कैश क्रॉप्स के लिए हर जगह पे नहीं हो सकती, उसके लिए सुटेबल फैक्टर्स चाहिए, उसके लिए इस प्रकार की जमीन चाहिए। फूड ग्रेन्स जो है वो मेजर सारे स्टेट्स के अंदर होते हैं, जैसे व्हीट है, पैडी है, मेज है, मिलेट है, जनरली ऐसे सब स्टेट्स के अंदर उसको हम क्रॉपिंग होता है। लेकिन फूड कैश क्रॉप्स के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट, लैंड एंड उसके लिए ऐसे नेचुरल फैक्टर्स चाहिए। तो अगर उसको ही एनकरेजमेंट मिलेगा, जो फार्मर्स कैश क्रॉप्स लेते हैं उनको ही एनकरेजमेंट मिलेगा, तो फूड ग्रेन्स जो आगे हमने देखा था कि फूड ग्रेन्स हमारे देश के अंदर 75% एग्रीकल्चर जो होता है वो फूड ग्रेन्स का है, और कैश क्रॉप्स को इंपोर्टेंस देने की वजह से जो फूड ग्रेन्स के अंदर जो इन्वॉल्व जो फार्मर्स है उनको बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, वो सफिशिएंट जो है वो अमाउंट वो इनकम नहीं कर पाते। सो दैट इज ऑल्सो वी कैन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी। फिर दैट इज अ रूरल जो दैट इज द इकोनॉमी इज द कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ नेक्स्ट पॉइंट द इंपोर्टेंस गिवन टू द ओनली द हैवी इंडस्ट्रीज, importance given to the heavy plants and manufacturing of then the secondary industry. So that's why the primary sector, the cottage industries, the rural economy is the collapsed. कि सिर्फ भारी उद्योग के ऊपर ध्यान देना, छोटे मोटे उद्योग जो है उसको रूरल जो गांव के जो हमारी इकोनॉमी है जिसकी वजह से वो टूट रही है,
और हमारे देश के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक जनरेट करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज ओनली 4% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 96% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो 96% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इसके ऊपर जो फोकस है वो इतना है नहीं, इसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पुअर पर्सन एक्सपेंस द मनी इन द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द हेल्थ। एक गरीब इंसान के अंदर जब एक बीमारी आती है, कोई डिजीज होता है, कोई बीमारी होती है, तो उसका सारा पैसा, उसकी सारी जो इकोनॉमिक सारी जो प्लानिंग है वो खर्च हो जाती है फॉर द हेल्थ ओनली। हमारे देश के अंदर पर्सन को 2 फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जो है वो शुरुआत बहुत सारा उसके अंदर खर्च होता है, एक मेडिकल और दूसरा एजुकेशन, द हेल्थ सर्विसेज एंड इन द एजुकेशन सर्विस। डेवलप्ड नेशन आगे, उनका लाइफस्टाइल हमसे आगे है, उसका रीजन यही है कि विदेशों के अंदर ये दो जो सर्विस है वो एकदम फ्री है, उसका एक भी पैसा जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक से नहीं लेती इन द डेवलप्ड नेशन। के एजुकेशन मनी एंड द हेल्थ मनी टोटली फ्री है। और हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो मनी जो प्रॉब्लम फेसिस कर रहे हैं वो ये 2 ही फील्ड के अंदर, एजुकेशन के अंदर और हेल्थ के अंदर, और इसकी वजह से एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एंड द एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट, द चेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का जो चेंज होता है उसकी वजह से भी, फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी, कोई कंपनी उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कोई मशीन आ गया और वो मशीन 100 जन का एक अकेले का वो काम करता है, तो बाकी के जो 99 जो पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, चेंजिंग ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। कि नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से एक कंप्यूटर आ गया, एक बहुत ही बड़ा मशीन आ गया, कोई ऐसा आ गया, तो बहुत सारे जो लोग हैं उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी आना वो एक पॉजिटिव थिंग है, लेकिन उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो सकती है, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो एंड नेक्स्ट द लास्ट, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। 10 नंबर का जो लास्ट जो पॉइंट है दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे देश का पॉपुलेशन ग्रोथ 2% के हिसाब से, डेवलपिंग नेशन का पॉपुलेशन ग्रोथ आप लोग सब लोग जानते हो कि 2% के हिसाब से वो बढ़ता रहता है। 10 साल के अंदर हम 20 करोड़ जो लोग हैं वो देश के अंदर और ऐड हो जाते हैं। तो डेथ रेट हमारा लो है, बर्थ रेट हाइट है, डेथ रेट जो है वो हमारा 8 है, बर्थ रेट है वो हमारा 25 है। 100 जन के एरिया में 1 साल के अंदर 8 लोग है वो मरते हैं और 25 लोग है वो बॉर्न होते हैं। तो हमारा जो बर्थ रेट है वो हाई है, इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा बहुत ही तेजी से बढ़ता है। ये सेकंड नंबर हम दे पूरे वर्ल्ड के अंदर है पॉपुलेशन में। आजादी के टाइम पे थे हम सिर्फ 35-36 करोड़ और अभी हम है 135 करोड़। तो सोचो भाई सब लोगों को सारी नेसेसिटी को फुलफिल करवाना, इट इज अ वेरी चैलेंज and it is a very difficult to provide all the things to all the 135 crore people of our nation। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगारी, लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रोड सर्विसेज, ये सबको पहुंचाना देश का एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। बिकॉज ऑफ सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो कास्टिसिज्म हो, सोशल प्रॉब्लम्स हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो, देश के सारे प्रॉब्लम्स का अगर एक ट्री अगर हम बनाए तो उसके रूट है दैट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर कम, सोचोगे भाई हम आजादी के टाइम थे उतने ही पॉपुलेशन अभी हमारा होता, या तो उससे थोड़े ज्यादा कि 35 करोड़ थे तो बढ़ के हम 50 करोड़ का पॉपुलेशन फिलहाल देश के अंदर होता, तो सोचो कि किस तरीके की सर्विस आप जो है वो फैसिलिटीज को आप भोगते होते होंगे अभी अपने आपके घर के अंदर, कैसे देश का माहौल होगा। सिर्फ 50 करोड़ लोग अभी देश के अंदर होते 135 करोड़ की बजाय, तो देश के अंदर कितना डेवलपमेंट और कितना देश के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स कम होते। तो पॉपुलेशन इज द मेन फॉर दिस ऑल द रीजंस। और पॉवर्टी का भी हम फैक्टर्स अगर देखें तो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ। So these are regarding about the reason for poverty.
नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रेटेजी फॉर द पॉवर्टी इरेडिकेशन, कि हमने उसका रीजन देखा, पहले उसका हमने डेटा देखा कि गरीब देश के अंदर गरीबी कितनी है, फिर हमने देखा कि उसका रीजन क्या है, अभी हम उसका स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या है गवर्नमेंट की। हालांकि इसके 2 क्वेश्चन है और 2 आंसर है कि पीएपी पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम वो भी ऐसा है, लेकिन वो वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। यहां पे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर द पॉवर्टी इरेडिकेशन, के गरीबी को अगर इरेडिकेट करना है देश से, अगर उसको अलविदा करना है, टाटा बाय बाय करना है, तो कौन से प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। तो प्लानिंग कमीशन हैज प्लान, के प्लानिंग कमीशन जो अभी 12, 13 नंबर 14 जो भी प्लानिंग कमीशन जो चल रहा है देश के अंदर, प्लानिंग कमीशन मतलब आजादी के बाद देश के अंदर एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। हालांकि अभी उसका नाम बदल के कर दिया गया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी प्लानिंग कमीशन का जो नाम बदल के कर दिया गया है नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन का काम है कि देश के जो सोशल्स और इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम्स है देश के अंदर, उसको कैसे उसको दुरुस्त किया जाए, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को, भारत के सामाजिक जो सिस्टम है उसको किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो, लाइफस्टाइल लोगों को कैसे डेवलप हो, तो उसका काम है प्लानिंग कमीशन का। 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है प्लानिंग कमीशन। तो उसका एक सेंटेंस है ग्रामोदय से भारत उदय। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि ग्रामोदय से भारत उदय। ग्रामोदय, ग्राम मतलब विलेजेस अगर डेवलपमेंट होंगे तो पूरा इंडिया डेवलप होगा। ग्रामोदय, ग्राम का उदय से भारत उदय, तो ही डेवलपमेंट होगा। दैट इज अ कंट्री साइड डेवलपमेंट। विदेशों के अंदर यही कॉन्सेप्ट है, कंट्री साइड डेवलपमेंट, गांव का जो है वो डेवलपमेंट करो। बिकॉज ऑफ द 70% ऑफ इंडिया लाइज इन द विलेजेस। 17% जो भारत है वो गांव के अंदर रहता है। हम शहर के पीछे भागे पड़े हैं, शहर के डेवलपमेंट कर रहे हैं, शहर की अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं, लेकिन जरूरत है गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारना, क्योंकि विलेजेस आर द हार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। के भारत की इकोनॉमी के अगर जो हृदय है, भारत जो धबकता है, भारत का जो दिल जो है वो है विलेजेस है। तो विलेजेस का डेवलपमेंट होगा तो ही भारत का डेवलपमेंट होगा। गांव के लोगों का जो बेसिक नेसेसिटी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। गांव के लोगों के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छी व्यवस्था होगी, रास्ते होंगे, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, वहां पे सैनिटाइजेशन होगा, वहां पे अच्छी फैसिलिटी होगी। तो देश के सभी गांव अगर डेवलप्ड होंगे तो भारत अपने आप ही डेवलप होगा। बिकॉज ऑफ ग्रामोदय से भारत उदय। तो ये एक कंसेप्ट है। तो यहां पे हम 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे, द स्ट्रेटेजी फॉर द पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो उसमें सबसे पहला है दैट इज फ्रॉम द इंडिपेंडेंस से एक नारा चलता है, भाई गरीबी हटाओ। आज भी चल रहा है, जब से भारत आजाद हुआ तब से गवर्नमेंट ने एक नारा दिया गरीबी हटाओ, और आज भी वही चल रहा है गरीबी हटाओ। 75 ईयर्स के अंदर कुछ भी नहीं बदला, ऊपर से ये दिन ब दिन उसके परसेंटेज बढ़ते रहते हैं। तो गरीबी हटाओ प्लानिंग जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन। गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस के बाद हमको फूड ग्रेन्स जो है, फूड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी दिया, उसको डैम्स की फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी, सीड्स दिए, फर्टिलाइजर्स दिए, उसको सब्सिडी दिया, ट्रैक्टर, थ्रेशर, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट परचेज करने के लिए उसको सारा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया। तो दैट इज वी कैन कंसीडर दैट इज एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमको रिजल्ट भी मिला अच्छा, लेकिन उसका एक नेगेटिव रिजल्ट, एक डिसएडवांटेज भी हुआ, दैट इज द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। के डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर्स बिकम पुअरर। के देश के अंदर आप लोग ऐसा अभी देख सकते हो कि गरीब और भी गरीब हो रहा है और अमीर जो है वो और भी अमीर हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर खामियां है, लैकिंग ऑफ द मैनी द डिफेक्ट्स ऑन द प्लानिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो दैट्स व्हाई द रिच बिकम्स रिचर, पुअर्स बिकम पुअर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हैवी टैक्सेस ऑन द लग्जरियस प्रोडक्ट्स। कि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो ऐसे मिलियनर्स और बिलियनर्स रहते हैं,
दुनिया के जो टॉप 10 के अंदर जो आते हैं, ऐसे सारे जो पैसे वाले हैं वो हमारे देश के अंदर है। तो ऐसे लोगों को यूज करते हैं वेरी हैवी लग्जरियस प्रोडक्ट्स, बहुत ही जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चाय की किटली पे चाय पीने जाओगे तो 10 रुपया में वो चाय आपको मिलेगी, लेकिन वही चाय अगर ताजमहल होटल में पीने जाओगे आप तो 500 रुपया 1000 रुपया की वो चाय होगी। अभी आप और हम, हमारे जैसे जो लोग हैं वो डेली तो जाते नहीं, वहां पे बैठ के चाय पीने वाले जो लोग हैं वो, उनकी जो अलग ही एक लाइफस्टाइल होगी। तो ऐसे जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स है, तो एग्जांपल दिया चाय का एक छोटा सा, ऐसे वो जो भी चीज यूज करते हैं, उनकी चाय से लेकर उनके वॉच है, उनके लाइफस्टाइल है, उनके स्पेक्स है, उनके सारे कॉस्मेटिक आइटम्स है, उनकी गाड़ियां है, उनके घर का सारा जो मटेरियल है वो बहुत ही कीमती होता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का उनका ये सामान होता है। तो ऐसे सामानों के ऊपर गवर्नमेंट ने लगाया हैवी टैक्स, ताकि वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं कि वो कोई ऑडी लेगा, कोई मर्सिडीज लेगा, कोई महंगी गाड़ियां, महंगे वॉचेस, महंगे जो ऐसे लेगा, तो उनके ऊपर हैवी टैक्सेस, लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस, के उनके ऊपर टैक्स ज्यादा, जिसकी वजह से वो टैक्स का पैसा लेकर, अमीरों से वो पैसा लेकर देश के गरीबों को और डेवलपमेंट के अंदर लगाया जाए। सो हैवी टैक्सेस ऑन द लग्जरियस प्रोडक्ट्स। फिर देश के अंदर शुरू किया गया फेयर प्राइस शॉप्स एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि उसके अंदर उसका पर्टिकुलर हम एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, फेयर प्राइस शॉप्स के राशन कार्ड की जो रेशनिंग की जो दुकान है देश के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका और हर जो जोन के अंदर खोला गया है फेयर प्राइस शॉप, कि जहां पे सस्ते दामों में मिलता है, गरीबों को अनाज मिलता है, सब्सिडी रेट पे अनाज मिलता है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, उनको जो फूड ग्रेन्स मिलता है, प्रोविजंस आइटम मिलते हैं, कैरोसिन मिलता है, शुगर मिलता है, और इस तरीके का सिस्टम बनाया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गरीबी को कम करने के लिए वो थोड़ा एफर्ट है। नेक्स्ट जो है दैट इज अ लैंड सीलिंग एक्ट एंड द लैंड टेनेंसी एक्ट। लेसन नंबर 10 में हमने पढ़ा इन द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने जो लैंडलॉर्डिज्म को खत्म करने के लिए, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया लैंड सीलिंग एक्ट एंड लैंड टेनेंसी एक्ट, जिसकी वजह से जो रिच जो फार्मर्स थे, जो जमींदार थे, जो ठाकुर थे, उन लोगों को जो उनके पास जो जमीन थी, जो जैसे मतलब ले लिया था, सबके हड़प लिया था उन लोगों की, तो लैंड सीलिंग एक्ट लगा के लैंड टू द टिलर, खेड़े उसकी जमीन, ऐसे कायदे कानून इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करके जो पुअर फार्मर्स की कंडीशन को जो बेहतर बनने के लिए ये प्रोग्राम्स बनाया गया बाय द एक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर। नेक्स्ट दैट इज अबाउट द एनकरेजमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी सेक्टर्स है, हमारे एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री फार्म है, सेरिकल्चर है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, जितने भी सारे प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हमारे जितने भी सारे जो वोकेशंस है, उसको गवर्नमेंट ने किया, एनकरेजमेंट किया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया कि न्यू फील्ड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वोकेशनल प्रोग्राम्स, के अलग अलग जो न्यू फील्ड है हमारे अलग अलग के, जैसे आप अगर अपने पेरेंट्स को पूछेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स को पूछेंगे, तो उनके टाइम पे बहुत ही कम ऑप्शन थे इनकम के। अभी बहुत सारे न्यू जो है अपॉर्चुनिटीज खुले हैं रोजगार के, तो वो रोजगार की जो नई नई जो अपॉर्चुनिटीज है कि आज कंप्यूटर आया, लैपटॉप आया, पामटॉप आया, मोबाइल्स आए, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, जो भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है नए नए, जितने भी नए नई टेक्नोलॉजी आएगा उतना नया नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एक नई टेक्नोलॉजी 100% 100 जन को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। सो द न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट टू एम्प्लॉयमेंट इन अवर नेशन। और एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी कनेक्टेड है। लोगों को अगर रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो पॉवर्टी अपने आप कम होगी। तो नए नए प्रोग्राम्स, नए नए जो नए नए जो कोर्सेस है, आज 10th स्टैंडर्ड के बाद, 12th स्टैंडर्ड के बाद बहुत सारे ऐसे वोकेशनल और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स हैं कि बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के कोर्सेस है, आईटी के कोर्सेस है, इंजीनियरिंग के है, मेडिकल के अंदर है, कॉमर्स फील्ड के अंदर है, आर्ट्स फील्ड के अंदर है। पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे पहले लोगों के पास, अभी इतने सारे न्यू टेक्नोलॉजी है
जिसकी वजह से जितनी नई टेक्नोलॉजी, जितने नए नए कोर्सेज, जितने नए नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इन्वेंशन होते हैं, उतना ही लोगों को रोजगार नया मिलता है। तो गवर्नमेंट का ऑलवेज एफर्ट है कि रेडियो रिपेयरिंग, सॉरी टीवी, रेडियो तो भी है नहीं इस जमाने के अंदर, लेकिन उधर रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, वो रिपेयरिंग से लेकर 2 व्हीलर 4 व्हीलर रिपेयरिंग से लेकर सारे जो अलग अलग प्रकार के जो वोकेशनल, जो स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम्स है, वो गवर्नमेंट उसके ऊपर अभी फोकस कर रही है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हमारा ये फील्ड है इन द न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट, द इंप्रूवमेंट ऑफ अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंप्रूवमेंट ऑफ अवर स्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, in the medical also, in the health also, communication, transportation, infrastructure, road, वो सारे नेशनल ड्रिंकिंग प्रोग्राम्स, ये सारे जो प्रोग्राम्स है उसको गवर्नमेंट अभी डेवलप कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग ओपन हो रही है गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर, प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस, जो पहले डिस्टेंस बहुत में जाना पड़ता था, तो गवर्नमेंट का प्लानिंग है इस प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करे। जैसे हमारे यहाँ पे कुबेरनगर ITI है नरोडा के अंदर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर वहां पे स्किल सिखाया जाता है कि भाई इंडस्ट्रीज में आप किस तरीके से काम करेंगे, कि भाई अलग अलग प्रकार के ITI के कोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिक का होता है, फिटर का होता है, मैकेनिकल का होता है, कंप्यूटर का होता है, अलग अलग उसके अंदर पर्सन्स ऐसे डेवलप करते हैं, स्किल बेस्ड प्रोग्राम है ये। तो गवर्नमेंट का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की ये जो पूरा उनका जो फोकस है, दैट इज आल्सो द जनरेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवर नेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलपमेंट होगा, रोड, रास्ते, टेलीकम्युनिकेशन, ये जो फाइबर जो केबल है वो जितने भी बिछाएंगे, जितने भी रोड बनेंगे, जितने भी 2 व्हीलर 2 लेन 4 लेन 6 लेन 8 लेन, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उतना लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां लेबर से लेकर, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर, इंजीनियर से लेकर, उस डिपार्टमेंट के क्लास 1 ऑफिसर से लेकर एक प्यून से लेकर सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक काम होता है उसके पीछे 100 लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड दिस अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स, अलग अलग नए सारे जो फ्रिज रिपेयरिंग के हो या कंप्यूटर रिपेयरिंग के हो, मोबाइल रिपेयरिंग के हो, जितने भी नए नए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो साथ साथ में वो रोजगारी लेकर भी आते हैं, रोजगारी को जनरेट करते हैं, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट के ये जो सारे हमारे सामने ऑप्शन खुले हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा कि दैट इज अ लैक ऑफ द ऑप्शन, दैट लैक ऑफ द अल्टरनेट। एग्रीकल्चर का हमारे सामने कोई अल्टरनेट है नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट खुल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, IT के अंदर, अलग अलग फील्ड के अंदर इतने सारे प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे हैं जो सबको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के न्यू अपॉर्चुनिटीज, द न्यू अपॉर्चुनिटीज आर गेटिंग द यूथ, द न्यू जनरेशन ऑफ अवर नेशन। तो ये गवर्नमेंट जो है उसको पकड़ के रोजगारी को द डेमोन ऑफ द पॉवर्टी बाय इरेडिकेट्स बाय दिस टाइप्स ऑफ द प्लानिंग। ये रोजगारी ये गरीबी का जो राक्षस है उसको हराने के लिए गवर्नमेंट के पास ये सारे जो प्लानिंग्स है वो भी चल रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक का एक मिशन है, द मिशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, दैट इज द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय 2030 इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर से, भारत के अंदर से नहीं, वर्ल्ड बैंक का प्लान है दुनिया के अंदर से गरीबी को 2030 से मिटाना, और उसका एक हम अभी पार्ट बनने जा रहे हैं। सो दीज ऑल आर द रिगार्डिंग अबाउट द पॉवर्टी eradications programs, the strategy for the poverty eradication. In next video we will study about the PAP, important shortener, poverty alleviation program, and also we will start the second topic of this lesson, that is the unemployment of our nation. Jai Hind.